नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बिस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड को संबोधित किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून लाइब्रेरी में पीएम मोदी की मन की बात सुनी। इस मौके पर सीएम धामी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताया और उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम कर्मयोगियों के कर्मों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मन की बात में राज्य के कार्यों, उच्च हिमालयी क्षेत्रों की गतिविधियों, महिलाओं और युवाओं के प्रयासों को देश दुनिया के सामने रखा है। आदरणीय खजानदास जी, कपकोट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश गढ़िया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल गोयल जी, अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग श्री संजय नेगी जी, हमारी दीदी सरकार में मैडम रजनी रावत जी, मंडल अध्यक्ष करणपुर श्री राहुल लाला जी, पूनम शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष डालनवाला, पंकज शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, सुनील शर्मा जी, प्रदेश सह संयोजक मन की बात, ओम कक्कड़ जी, महानगर उपाध्यक्ष, संकेत नोटियाल जी, अशोक वर्मा जी, हरुष डोरा जी, विशाल गुप्ता जी और सभी, अभी नाम तो बहुत सारे हैं। हमारे वहाँ पर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मीडिया सलाहकार समिति के चेयरमैन, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, ये बड़ा शुभ अवसर है कि मुझे भी आज आप सबके बीच में मन की बात के इस एपिसोड में आप सबके बीच में उपस्थित होना और उनका प्रधानमंत्री जी को सुनने का अवसर मिला। और वैसे राजपूत विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है कि जहां मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड में अगर मेरे सबसे ज्यादा कार्यक्रम कहीं हुए होंगे तो वो राजपूत विधानसभा में हुए होंगे। और सबसे ज्यादा कार्यक्रमों की अध्यक्षता अगर किसी विधायक ने करी होगी तो वो विधायक आपके ही हैं, माननीय खजानदास जी। तो आज हम सब ने प्रधानमंत्री जी को सुना और प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है वो वास्तव में बहुत प्रेरणादायी होता है, बहुत उससे ऊर्जा मिलती है और हम ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो वास्तव में एक साधक की तरह, एक कर्मयोगी की तरह अनवरत रूप से अपने किसी न किसी काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उनको उस रूप में समाज के सामने, देश प्रदेश के सामने, दुनिया के सामने वो नहीं आ पाते। उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनको सबके सामने लाकर उनका सबको दिखाना, उनके कामों को बताना, ये सच में बहुत अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से दुनिया का ये बहुत ऐतिहासिक काम होगा कि किसी देश के प्रधानमंत्री जी ने कोई सीरीज चलाई हो, कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया हो और उसके 130 एपिसोड अभी तक संपन्न हो गए। अभी बहुत सारे एपिसोड बचे हैं जो आने हैं। अपने आप में प्रधानमंत्री जी की बड़ी अद्भुत कल्पना है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक अनेक देश के अंदर नवाचार को देश के अंदर लागू किया है, इनोवेशन को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, और हर दृष्टि से भारत आगे बढ़े। आज उन्होंने 2016 का अपना एक पुराना संस्मरण हम सबके सामने रखा और सच में आज दुनिया बहुत तेजी से साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और एआई, इसका अब आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल होने वाला है और मैं कहूं तो बहुत प्रभावी रोल होने वाला है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर देहरादून पुलिस की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। एसएसपी सिटी
प्रमोद कुमार ने कहा कि राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते परेड ग्राउंड में कई विभागों की झांकियां भी निकाली जाएंगी। साथ ही पुलिस के कई अधिकारियों को भी इस दौरान सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से परेड ग्राउंड के चारों ओर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ट्रैफिक रूट भी डायवर्ट किया है। देखिए, कल को हम सबके द्वारा जो है 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए सभी प्रदेशवासियों को, समस्त हमारे जो पुलिस परिवार हैं, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। और हम लोग यही आशा करते हैं कि सभी लोग इसको पर्व को हर्षोल्लास से मनाएंगे। और इसके दृष्टिगत जो हमारा मेन प्रोग्राम है देहरादून जनपद में, वो हमारा परेड ग्राउंड में होगा, जहाँ की परेड का मार्च पास्ट हो गया है और झांकियाँ हैं विभिन्न विभागों की, और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह भी होंगे। और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारियों को जो मेडल वितरण का कार्यक्रम है, वो भी हमारे परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए हमारे द्वारा व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। मैदान की साज सजावट जो है आज वो पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ जो हमारी परेड है उसकी भी प्रैक्टिस हो गई है। कल उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल भी हो गई थी। और इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पे गार्ड की तैनाती कर दी गई है। परेड ग्राउंड के आसपास जो है गश्त भी की जा रही है। और कल 26 जनवरी के दृष्टिगत जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके लिए ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। जो अंदर की सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए भी ड्यूटी लगा दी गई। उत्तराखंड के सहसपुर में पर्यटकों के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बीच सड़क पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान जान बचाने के लिए एक पक्ष ने अपनी गाड़ी सीधे सहसपुर थाने में घुसा दी। दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने में घुसकर भी जमकर हंगामा किया और पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ते हुए उन्हें धमकाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता इलम सिंह चौहान से। इलम सिंह, जिस तरीके से पर्यटकों के बीच में ये लड़ाई देखने को मिली है, पुलिस ने कार्रवाई की है, तो कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कुछ अपडेट है? अभी इसमें जो है आपको बता दूं कि जो ये पर्यटक है, ये चक्राता स्नोफॉल हुआ था तो उसको देखने गए थे जी। तो वापसी में आते हुए ये जुड्डो वाली जो रोड है, ये NH 507, इधर से लाका मंडल होते हुए आ रहे थे। तो ये कहीं रास्ते में बैठे ये पर्यटक, वहाँ कहीं इन्होंने शराब वगैरह पी, नशा किया। उसके बाद इनमें कुछ बोलचाल हुई और झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद 112 पे इन्होंने कॉल भी करी पुलिस को, लेकिन पुलिस को सही अंदाजा नहीं लग रहा था कि कहाँ पर ये लोग हैं, क्योंकि वहां से ये चल दिए थे। फिर उसमें एक गाड़ी जो पहले आ रही थी तेजी में, उस पे एक भाजपा का झंडा लगा हुआ था। तो जो सहसपुर थाने पे जब गाड़ी पहुंची तो उसने सीधी चालक ने गाड़ी अंदर ले जाकर के थाने में गाड़ी रोक दी, और जो पीछे लड़ाई करने वाले थे वो लोग भी साथ साथ थाने में ही घुस गए। तो वहाँ भी काफी हंगामा उनके द्वारा किया गया। पुलिस जी बिल्कुल। ऐसे में कितने लोगों के पे ऊपर कार्रवाई हुई है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई गिरफ्तारी की गई है? कोई अभी गिरफ्तारी तो नहीं की गई है, लेकिन इसमें अभी किसी की तरफ से कोई उसमें वो FIR नहीं दर्ज करवाई गई है। तो पुलिस हो सकती है कि आपसी समझौते से उनका जो ये निस्तारण कर दें। ऐसे में ये जो दोनों पक्षों में लड़ाइयाँ हुई, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के ही है या फिर बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं? ये बाहरी राज्यों के बताए जा रहे हैं। ये यहाँ के उत्तराखंड के नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की साइड के लोग थे। लेकिन ऐसे में ये भी तो कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल थाने में गाड़ी लगा देना और तोड़फोड़ करना, तो पुलिस ने कोई जुर्माना नहीं लगाया? क्योंकि अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ समझौते के तौर पर इन्हें भेज दिया जाता है, तो ये भी गलत बात होती है। अभी उनकी जो है उसमें डॉक्टरी परीक्षण वगैरह कराया जा रहा था कि कितने लोगों ने नशा किया है, और फिर उसके बाद ही अभी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हरिद्वार जिले में भगवानपुर क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक सत्संग में शिरकत की। इस मौके पर सांसद ने कहा कि भले ही भूखे रहो, तन पर कपड़ा ना हो, खाने के लिए बर्तन ना हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दो। वहीं बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के ज्यादातर नेता मुस्लिम समाज के लिए हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तो हालत और भी बदतर है। वहीं चंद्रशेखर ने संभल का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायपालिका पर भी इस तरह के उदाहरण पेश आने लगे हैं तो चिंता का विषय है। भाई बैठ जाइए आप, जेंट्स देखिए, लेडीज बेचारी। किसी भी गठबंधन पे आज तो कोई बात नहीं हो सकती। कल क्या होगा किसी को पता नहीं। 2024 में इंडिया अलायंस था, 2025 में सब अलग अलग लड़ रहे, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ, 2024 में हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो गठबंधन तो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के आधार पे होता है। हम लोग स्वतः प्रयास ये कर रहे हैं कि जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के फॉर्मूले को हम लोग लागू करें। SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज जो बहुसंख्यक है, जिनका जहां उनकी हिस्सेदारी बैठते हैं उनको हिस्सेदारी दें, और जो अपना कैडर है उनको साथ खड़े करके उनकी ताकत बनाए। इस बार हरिद्वार में, स्पेशली हरिद्वार में जिस तरह का प्रभाव मैं देख रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी मजबूत ताकत बनेगी। आजाद समाज पार्टी का रिप्रेजेंटेशन देहरादून जाएगा और गूंज के जिस तरह वो सड़कों पे लड़ते हैं, वो यहाँ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ेंगे, इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पे लेके आएंगे, क्योंकि अब तक तो सरकार ने उनसे धोखा किया। उत्तराखंड बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा लगातार। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज को राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि UGC एक्ट हिंदुओं के लिए दैट वारंट जैसा है और इस मुद्दे पर संत समाज की चुप्पी बड़े विनाश का संकेत है। उनका मानना है कि इस कानून के जरिए हिंदुओं में फूट डालकर गजवाए हिंद का रास्ता साफ किया जा रहा है। UGC एक्ट और संत समाज के मौन के विरोध में वो हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर एक दिन का उपवास करने वाले थे, लेकिन उन्हें आने नहीं दिया गया। उन्होंने पूरे संत समाज से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। अगली खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की पहचान मानी जाने वाली बाबा बुल्ले शाह की 100 वर्ष से अधिक पुरानी मजार को अज्ञात लोगों ने ध्वस्त कर दिया। शनिवार देर शाम बारलोगंज क्षेत्र में स्थित मजार और उसके आसपास मौजूद 2 अन्य मजारों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही बाबा बुल्ले शाह समिति के सदस्य मौके पर पहुंचे। मजार की हालत देखकर समिति के पदाधिकारियों और अनुयायियों में गहरा रोष और चिंता देखी गई। समिति का कहना है कि यह घटना केवल धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की नहीं, बल्कि मसूरी के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। जांच में सामने आया है कि मजार वाइनबर्ग एलन स्कूल की संपत्ति पर स्थित थी और स्कूल प्रशासन की ओर से सालों पूर्व मजार स्थापित करने के लिए स्थान दिया गया था। समिति के अनुसार पूर्व में कुछ हिंदू संगठनों की ओर से मजार का विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासनिक जांच में किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं पाया गया। वहीं SDM राहुल आनंद ने बताया कि बाबा बुल्ले शाह की मजार को क्षतिग्रस्त को लेकर अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मजार के पास पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देवभूमि में बीजेपी की सरकार है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने का दावा करते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 2017 से अब तक 3 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा गया है। इधर विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई तो यह है कि विनाश बिना रिश्वत दिए कोई काम तक नहीं होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। एक्स पर सीएम ने पोस्ट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितताएं या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले में अधिकारियों और ठेकेदार की मिली भगत से 1 करोड़ के सामान का बिल 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। डीजीपी वीके प्रसाद ने भी जब बाजार भाव और टेंडर के रेट में बहुत बड़ा अंतर देखा तो तुरंत जांच टीम गठित कर दी गई। टीम ने जब बाजार से कोटेशन लिए तो पता चला कि होमगार्ड विभाग में हर सामान करीब 3 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा जा रहा था। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्या होता है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करके दिखाया और साबित किया है।
कि उत्तराखंड राज्य में न भ्रष्टाचारी रहेगा न भ्रष्टाचार होगा। इसके तहत अब तक लगभग 300 से अधिक लोगों को जो विभिन्न विभागों में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको जेल में डालने का काम किया गया है। और जैसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि उत्तराखंड राज्य में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है और भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं है तो जेल के अंदर है, वो काम आदरणीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री के कार्यों से जो कार्य वो कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के हित के लिए, उस कारण वो बौखलाहट में है और कानून व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह विपक्ष लगा रहा है, वो कहीं न कहीं विपक्ष की बौखलाहट भी है और वो षड्यंत्र रच करके उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मतलब जब भी मामला सामने आया, या तो सरकार ने छोटा हो या बड़ा सभी पर कार्रवाई की है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में सिर्फ नाम के जीरो टॉलरेंस की नीति है। स्थिति ये है कि बिना रिश्वत दिए किसी भी सरकारी कार्यालय में काम नहीं होता है। सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस नजर नहीं आ रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के समाचार प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई होती हुई अभी तक जनता ने नहीं देखी है। छोटी मोटी कार्रवाई करके आप भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक है। होमगार्ड में जिस तरीके से वर्दी घोटाला हुआ है, ये तो बहुत शर्मनाक घोटाला है। हमारे होमगार्ड के जवान बहुत कम मानदेय पर जो है सुरक्षा व्यवस्था संभालते हैं, विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हैं, और आप उनकी वर्दी के साथ भी जो है घोटाला कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार और किस प्रकार के घोटालों के कीर्तिमान बनाएगी, ये जनता अब बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे और छोटे मोटे अधिकारियों पर कार्रवाई करके अपने कर्तव्य की इति श्री करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। वर्दी घोटाले के पीछे असल दोषी कौन है, जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और सरकार को तत्काल उच्च स्तरीय जो है जांच बिठानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस प्रकार के घोटाले इस प्रदेश में अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारे मेहनती होमगार्ड के जवानों की वर्दी के साथ जो घोटाला हुआ है, ये शर्मनाक है, और बड़े बड़े विभागों में और भी कई घोटाले हैं। देखते हैं, ये सरकार जीरो टॉलरेंस की केवल बातें ही करती है कि असल दोषियों को खोज के जनता के सामने भी लाती है। सत्ता पक्ष के दावों पर विपक्ष का आरोप है और इन सब के बीच सवाल कई हैं। कौन सी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये जनता के वोट से तय होता है। उत्तराखंड की जनता ने 2014 लोकसभा चुनाव से अब तक बीजेपी का साथ दिया है। अब 2027 में विधानसभा का चुनाव है। इस बार जनता किसका साथ देगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नेबल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर विधायक और पूर्व मंत्री अरविंद पांडे को अतिक्रमण का नोटिस मिलते ही बीजेपी के अंदर लंबे समय से दबे अंतर्विरोध खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे सियासी घमासान में काशीपुर के महापौर दीपक बाली ने मोर्चा संभालते हुए सीधे अरविंद पांडे की बीजेपी के प्रति निष्ठा और वफादारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस विवाद ने तब और भी नाटकीय मोड़ ले लिया जब पूर्व विधायक प्रत्याशी गगन कंबोज ने महापौर बाली के खिलाफ ही ताल ठोक दी और उनके आरोपों का जवाब देते हुए खुद की गलतियों को पाप करार दिया। साथ ही कंबोज ने उन्हें सार्वजनिक रूप से कसम खाकर अपनी जीत का सच बताने की चुनौती दी है, जिससे साफ हो गया है कि बीजेपी के भीतर की खेमेबाजी अब किसी गुप्त मंत्रणा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक खुले युद्ध में तब्दील हो चुकी है। कि अरविंद पांडे जी कसम खाएं कि उन्होंने उन सांसदों को रोकने के लिए फोन किया या आने के लिए, और वो बार बार प्रेस में अपनी कह रहे थे मुझे जनता ने चुना है, मुझे जनता ने चुना है। तो मैंने उसी चीज के लिए कहा कि मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? मान्यवर क्या आपको वाकई में जनता ने चुना है? क्या कसम खा के बता दो यार, जनता नहीं चुना है। मैं तो रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ वाकई में जनता ने चुना है क्या? मैं फिर वही कह रहा हूँ, वाकई में जनता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल भी नहीं। लेकिन किसी भी पीड़ित परिवार की आवाज कोई अगर उठाएगा, कल को अगर गगन कामोज के परिवार पर ये विपदा आ जाए, षड्यंत्रों के तहत अगर गगन कामोज के खिलाफ अगर चीजें होने लगे और कल को अरविंद पांडे गगन कामोज की आवाज उठाए, तो क्या कोई नहीं बचेगा? क्या गगन कामोज के परिवार को भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए? मतलब क्या इस पूरे प्रदेश में कोई, इस पूरे जिले में कोई आदमी नहीं है गरीब कुचले की किसी की आवाज उठा दे? क्या गुनाह है? प्रयागराज में ज्योतिर्मठ पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी के हनुमान मंदिर प्रांगण में उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सनातन मूल्यों पर सीधा हमला बताया है। गणेश गोदियाल ने आगे कहा कि शंकराचार्य जैसे पूज्य संत के साथ किया गया दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। संत समाज सदियों से देश और समाज को दिशा देने का कार्य करता आया है। उनके प्रति सम्मान रखना प्रत्येक सरकार और नागरिक का कर्तव्य है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार के इस कृत्य की आलोचना हो रही है और धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के मन में इसके लिए गहरे भाव पैदा हुए हैं सरकार के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि आए। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आह्वान किया है कि प्रदेश में सभी जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में, यहाँ तक कि विकास खंडों में भी सरकार को सद्बुद्धि आए। इस हेतु सब लोग कुछ समय का मौन व्रत रखें मंदिरों में, और ताकि सरकार को भगवान ये सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार की संकीर्णता के चलते, कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है सरकार के इस कृत्य का कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, चाहे वो धार्मिक आस्थानों पर विराजित हो, लेकिन अगर वो राजनीतिक भाषा सरकार के अनुकूल नहीं बोलते हैं तो वो उनको विरोधी समझ बैठे। इन्होंने भी बनारस में, काशी में जो है बहुत पौराणिक हिंदू मंदिर तोड़े, कॉरिडोर बनाने के नाम पे इन्होंने बहुत हिंदू पौराणिक मंदिरों को तोड़ा है। और क्या मांग थी शंकराचार्य जी की कि वो गौ हत्या पर, ये हमारी भी मांग है कि पूरे देश में गौ हत्या पर जो है बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। लेकिन ये झूठे सनातनी जो है, जहाँ जहाँ चुनाव में इनको गौ माता से लाभ होता है वो गौ माता को माँ कहते हैं, और जहाँ जहाँ इनको चुनाव में जो है गौ माता से नुकसान होता है वहाँ ये गौ माता को बीफ के रूप में जो है एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो ऐसे झूठे सनातनी जब तक रहेंगे, वास्तव में जो है हिंदू धर्म खतरे में रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।